हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे 1 जुलाई और फ्राइडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल, ठीक है जी। जोन जोन से भी होंगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो जितने काफ़ी दिनों से एक मसला चल रहा था जिसमें महाराष्ट्र का हम बात करते थे कि और उसी चीज़ के साथ में अगर हम सिलेबस के साथ में रिलेट करते थे तो वो एंटी डिफेक्शन रिलेट करते थे। लेकिन एंटी डिफेक्शन में एक और जो चीज़ हम पढ़ते थे, कभी कुछ एक ऐसी प्रोविज़न दी हुई है कि अगर 2/3 इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स अगर वो टूट के किसी पार्टी के साथ में जुड़ेंगे, हम उसको डिस्क्वालीफाई या फिर डिफेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ को हम क्या मानेंगे, मर्जर मानेंगे। ठीक है जी। तो सेम लाइंस पे यहाँ पे क्या हुआ है, दो पार्टीज़ के बीच में मर्जर हो गया है और जिसमें जो रेबल ग्रुप था जो कि शिवसेना से टूटा हुआ था, उसको एकनाथ शिंदे जिनका नाम है, उनको महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया है। और जो फडणवीस हैं, मतलब जो पहले सीएम होते थे बीजेपी में, और अभी उनको क्या पोस्ट मिली है, डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है वो मिल चुकी है। ठीक है जी। तो ये चीज़, पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है प्रॉपर तरीके से। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? नंबर 1, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। नंबर 2, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। नंबर 3, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। और नंबर 4, टू अबाइड बाय मी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इस आइडियल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बतानी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू GS1 और वी कैन से विद GS3। ये GS1 ज्योग्राफी का पार्ट और GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। लैंडस्लिप की वजह से यहाँ पे 8 जो लोग हैं, मतलब जो 8 लोग हैं, वो मणिपुर में क्या हो चुके हैं, किल्ड। ठीक है जी, वो मारे जा चुके हैं। सो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो आर्मी पर्सोनल्स हैं, ठीक है, डेथ ऑफ 7 टेरिटोरियल आर्मी पर्सोनल्स वर कन्फर्म्ड, एटलीस्ट 4 रेलवे एम्प्लॉयज़ वर मिसिंग। ठीक है। तो इस तरह से जो डिज़ास्टर है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। पहले अगर हम बात करते थे असम की, तो असम में बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल का फ्लड आया हुआ है। अब यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, तो जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमें दिखाई देती है। अब इस चीज़ के बाद में जो न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है वो है कुछ जुबैर्स होम इन बेंगलुरु सर्च्ड। जुबैर्स होम इन बेंगलुरु सर्च, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 3-4 दिन से मतलब कॉन्टीन्यूसली जो है हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो न्यूज़ है उसमें क्या है कि अब इनके घर को सर्च किया गया है। इसमें पहले इनको पकड़ा गया था। अगर कोई बच्चा नया देख रहा है तो मैं बता दूं, इस बंदे को पकड़ा गया था क्योंकि ये एक न्यूज़ चैनल चलाता है, ALT कुछ न्यूज़ चैनल करके है। और वो न्यूज़ चैनल पे के आधार पे उन्होंने ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया था, और जिससे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की सेंटिमेंट्स हैं जो हर्ट हुई, और उसके बाद में अब इनको पकड़ के लेके गए। ये देखो ALT न्यूज़ है ये कुछ। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पढ़ने वाली है, जो हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो है रिलेटेड टू GS3। GS3 से रिलेटेड है। अब GS3 से किस तरह से रिलेटेड है, यहाँ पे उन्होंने बोला जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्मॉल सेविंग्स और के जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज किए हैं। मतलब वो उतने ही रखे हैं, ना तो वो कम किए ना ही वो ज़्यादा किए हैं। लेकिन इसमें हाइक इन स्मॉल सेविंग रेट वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जो हाइक है वो स्मॉल सेविंग रेट में एक्सपेक्टेड थी इन अ व्यू ऑफ सर्ज इन दी यील्ड ऑन दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे उसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो रही थी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होती हमें दिखाई दे रही थी। इस स्टेप को देखते हुए गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या होना चाहिए था, कुछ इंक्रीज़ होना चाहिए था, कुछ हाइक होनी चाहिए थी। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है जी। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज़ कब होएगी? अब देखिए, एक ना जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसकी यील्ड है जो वो इंक्रीज़ कब होती है? गवर्नमेंट बॉन्ड पे पहली चीज़ तो एक प्राइस लिखा रहता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्राइस, और जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। सपोज करके चलते हैं उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है जी। और उस पर लिखा रहेगा कि हम इतना आपको इंटरेस्ट रेट देंगे और इसका उतना क्या रहेगा, टर्म रहेगा 1 साल का या 2 साल का मेच्योरिटी पीरियड। अब जब ये चीज़ पूरी हो जाती है तो ऑब्वियसली उस बंदे को कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं, जैसे 110 रुपये मिल जाएंगे या फिर 120 रुपये मिल जाएंगे, इस तरह का कुछ चलता है। लेकिन इसमें बॉन्ड यील्ड का क्या मतलब है? मतलब ये जो 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए लेकिन आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, हम इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या फिर यील्ड बोल देते हैं, यील्ड बोल देते हैं। ठीक है जी। अब ये 10 और 20 रुपीज़ क्या होगी, यील्ड होगी।
ठीक है जी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बॉन्ड का प्राइस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं वो तो मार्केट में बिकते हैं। अब जब भी इनका बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होएगा, ध्यान से देखना, जब बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होएगा मतलब जो फेस वैल्यू 100 थी अगर वो 105 हो जाए और लास्ट में उसको अब मिल रहे 120, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि जब उसको लास्ट में 120 रुपीज़ मिल रहे थे मेच्योरिटी के बाद में, तो 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, अब आपको लगेगा बॉन्ड का प्राइस क्यों इंक्रीज होगा, बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज होगी यहाँ पे तो बॉन्ड का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना हो गया, हमने देखा कि 105 हो गया एज कंपैरिजन के पहले कितना था, 100 रुपीज़। तो इसको फ़ायदा होएगा एट दी एंड 15 रुपीज़ का। तो इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड यील्ड है वो क्या होगी, यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है वो हमने देखा कि यहाँ पे डिक्रीज होगी। सो अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो, यहाँ पे बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो ना, 100 से कितना हो गया, 105, तो जो बॉन्ड की यील्ड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ऑन दी अदर हैंड वाइस वर्सा हो जाएगा, बॉन्ड का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, जो यील्ड है वो इंक्रीज होती हमें दिखाई देती है। इसका मतलब है अगर बॉन्ड का प्राइस फेस वैल्यू उसकी 100 थी, अगर वो किसी को 95 का मिले, है ना, और यहीं पे यही बात की जा रही है, अ सर्ज इन यील्ड, जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हो रही थी, मतलब जो बॉन्ड का प्राइस है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला कि हाइक करनी थी, स्मॉल सेविंग रेट वॉज एक्सपेक्टेड इन व्यू ऑफ सर्ज इन यील्ड ऑन दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है बॉन्ड यील्ड, आपको समझ में आया होगा। इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये सेम चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन आई होप कि कोई ना कोई नया बच्चा जुड़ता है तो उसको भी पता हो एंटी डिफेक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे यहाँ पे ये बात बताई गई है। और एट दी एंड जो मतलब जो उद्धव ठाकरे जी थे, जो एक्स सीएम थे अपने महाराष्ट्र के, वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए थे कि भाई जो फ्लोर टेस्ट है उसको रोक देना चाहिए। लेकिन फ्लोर टेस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को तो रोक नहीं सकती, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरियाज है कौन कौन से। पहली चीज़ 52nd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया 1985। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ को अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब नोट डाउन का मतलब कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। अब 52nd अमेंडमेंट से सबसे पहले तो 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद में यहाँ पे बोला जाता है कि अगर कोई पार्टी का मेंबर वॉलंटरली उस पार्टी को छोड़ता है तो वो किस चीज़ के अंडर आएगा, डिफेक्शन के अंडर आएगा। पहली चीज़, नंबर 1 यहाँ पे ये बोला गया। नंबर 2 ये भी बोला गया यहाँ पे कि अगर कोई पार्टी का बंदा जो वोट है पार्टी के हिसाब से नहीं करता अपने सेशन के दौरान, तो उस बंदे वो भी बंदा क्या है, वो डिफेक्शन के लायक है, उसको भी डिफेक्शन कर दी जाएगी उसकी भी। नंबर 3, अगर यहाँ पे ये भी चीज़ बोली गई कि अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कोई बंदा ज्वाइन करता है, एक बंदा या 2 बंदे या 3 बंदे, तो वो भी क्या माना जाएगा, हम डिफेक्शन मानेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन डाल दी और उस एक्सेप्शन का नाम है मर्जर, ठीक है। उस एक्सेप्शन का नाम है मर्जर। और मर्जर में पहले 2 प्रोविज़न रखी थी, एक थी 1/3 की प्रोविज़न और एक थी 2/3 की प्रोविज़न। 91st अमेंडमेंट से ये 1/3 की प्रोविज़न हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी, और 2/3 की जो प्रोविज़न है वो हमने उसको रखा। अब 2/3 की प्रोविज़न क्या है, जैसे सपोज करके चलते हैं कि सिर्फ सपोज एग्जांपल है ये, कि वो मतलब बिल्कुल सही वाला वो नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें शिवसेना के पास में, सपोज करके चलते हैं, जो इलेक्टेड यहाँ पे लोग थे वो थे कुछ 90 सपोज, ठीक है, इमेजिन। तो उनको 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स को टूटना पड़ेगा, मतलब टोटल 60। अगर टोटल 60 मेंबर्स टूट के दूसरी पार्टी में जुड़ेंगे तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, हम उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे मर्जर मानेंगे, मर्जर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ मर्जर यहाँ पे कई बार बोला भी गया, यहाँ पे लेजिस्लेचर 2/3 की चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है दोबारा से। और यहाँ पे ये सारा का सारा बीजेपी का और ये महाराष्ट्र का मतलब जो नंबर सिस्टम है वो बताया गया है। तो ये हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोर ओवर पहले क्या होता था इस केस में कि अगर जो भी चीज़ बता दी कि यार ये बंदा डिफेक्शन होएगी, इस बंदे की डिफेक्शन नहीं होएगी, वो हाथ में रहता था किसके, स्पीकर के। और स्पीकर के हाथ में रहता, और स्पीकर क्या करता था उसको कि भाई ये डिफेक्ट है, मैंने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको नहीं डिस्क्वालीफाई किया, ये बताता था। लेकिन बाद में केस आता है जिसका नाम था यहाँ पे देखिए 1993 का, कि होतो होलोहन केस।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। द कोर्ट गेव देन 15 डेज, ठीक है। तो उनको एक 5-15 दिन का टाइम भी दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई आना चाहता है उस केस को लेकर तो आ सकता है। तो विद इन 15 डेज अगर कोई आएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगी और मे बी उस चीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि अगर 2/3 वाली प्रोविज़न भी देखा जाए कि वो भी पार्टीज़ को तो तुड़वा रही है ना, पार्टीज़ को तो तुड़वा रही है किसी न किसी तरह से। तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को इसको रीकैप्चर करना चाहिए द स्पिरिट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। सो एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स द स्ट्रेंथन एंड नॉट द वीकेंड। उसको और स्ट्रेंथन बनाओ, ना कि उसको वीक कर दो। यहाँ पे ये चीज़ बोली गई। जो ये एडिटोरियल है ऑब्वियसली ये चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, ये GS2 से रिलेटेड है। अगर हम अगले एडिटोरियल की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। फिर जो ये वाला एडिटोरियल है, होम एंड अब्रोड, PM मोदी ने G7 कमिटमेंट्स ऑन प्रोटेक्टिंग फ्रीडम विल फेस स्क्रूटनी इन इंडिया। यहाँ पे G7 के साथ में वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई जा रही हैं। नंबर 1 तो उन्होंने यहाँ पे मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के साथ में किया, तो वो कहाँ पे, जर्मन में किया। अब यहाँ पे जो G7 कंट्रीज़ है उन्होंने इकोनॉमिक इनिशियल अपना एजेंडा बोला, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप लॉन्च करेंगे जो कि कितने की होगी, $600 बिलियन की होएगी। नंबर 2 कमिटमेंट्स ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज की बात की, फंडिंग रीन्यूएबल एनर्जी चेंजेस की बात की, मिटिगेटिंग इन्फ्लेशन की बात की और मैनेज करने की बात की कॉन्टिन्यूड ग्लोबल क्राइसिस ओवर द कोविड-19 पेंडेमिक। और उन्होंने एक क्लियर कट एक चीज़ भी बताई जो कि क्या थी, ट्विन चैलेंज था बिटवीन द रशिया एंड चाइना, ठीक है जी। लेकिन इसके चीज़ के बाद में जो अगर हम बात करते हैं, सो G7 कंट्रीज़ ने इशू किया एक, मतलब यहाँ पे ना 2 तरह की कंट्रीज़ थी। एक तो G7 जो कंट्रीज़ हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि G7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, ठीक है, मुझे लगता है कम से कम 10 बार डिस्कस कर लिया होगा। तो एक तो G7 और कुछ इन्वाइटेड कंट्रीज थी जैसे इंडिया। मैंने आपको बताया था G7 में इंडिया नहीं आता, लेकिन वो इन्वाइटेड था। तो जो तो G7 कंट्रीज है उन्होंने बोला कि भाई सपोर्ट करनी है यूक्रेन की फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट क्लब। इन एडिशन जो G7 और स्पेशल इन्वाइटी हैं उन्होंने मिलकर क्या बोला, पार्टनर कंट्रीज इशूड अ स्टेटमेंट ऑन रिजिलियंट डेमोक्रेसीज कि भाई जेंडर एम्पावरमेंट को बढ़ाओ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वही बैलेंसिंग पावर करते हुए दिखाई दिए कि भाई ठीक है, रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा बहुत ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं प्रोवाइड की यहाँ पे। ऑन दी ग्लोबल स्टेज अगर हम बात करें, G7 आउटकम्स मीन न्यू दिल्ली विल हैव टू कंटिन्यू टू वॉक अ टाइट ट्रॉप बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स दैट आर ग्रोइंग मोर पोलराइज्ड एंड इनमिकेबल टूवर्ड ईच अदर, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ थी अबाउट GS2, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से टॉपिक रहता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें फॉल आउट ऑफ पॉलिसी फेलियर, यहाँ पे बात की गई है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये भी वर्ल्ड अफेयर्स अगर हम बात करें उसकी बात है। USA में टेक्सास जो है वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रेलर मिला और वहाँ पे उसमें 53 जो लोग थे उनकी बॉडीज़ को रिकवर किया गया, सारे के सारों की डेथ हुई थी। उसका रीज़न क्या था कि वो एक ना वर्ड यूज़ किया जाता है डोंकी। डोंकी का मतलब रहता है कि भाई छुप छिपा के उनके जो लॉज हैं, माइग्रेशन के लॉ, इमिग्रेशन के लॉज हैं, उनसे बचते हुए कि किसी और वे से बॉर्डर को मेक्सिको के बॉर्डर से निकल, मेक्सिको के जंगलों से निकलते हुए किसी तरह से USA में पहुंचना। अब USA में पहुंचने से पहले भी वो डेड हो गए क्योंकि वहाँ पे उस जो कंटेनर में वो आ रहे थे उसमें सांस नहीं आ रही थी और उसमें बिकॉज ऑफ द लिथल हीट वेव, इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से वो जो डेथ है उनकी अंदर ही हो जाती है। अब ये जो चीज़ है वो एक पॉलिसी को यहाँ पे, मतलब वो कहते हैं कि पॉलिसी फेलियर को यहाँ पे दर्शाती है, जिसमें बोला गया, जिसमें ये भी देखा गया कि मई 2020 में US बॉर्डर पेट्रोल इनकाउंटर 223,237 माइग्रेंट्स और मई में ये 2,39,146 लोग हो गए। तो इसी वजह से जो लोग हैं यहाँ पे बच बचा के आते हैं। ये कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये चीज़ बोली गई है, ठीक है जी। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। शुड एंडोर्सर्स बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम्स इन एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे ये बंदा कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या फिर कुछ क्रिकेटर्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर कुछ फिल्म स्टार्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोडक्शन में ये बोलेगी कि यार हमारी कंट्री में फिल्म स्टार्स हो गए या क्रिकेटर्स हो गए वो बहुत एक हाई लेवल के लोग माने जाते हैं
और जिस चीज़ को देखते हुए कि भाई उनको एक क्रेडिबिलिटी तो जुड़ जाती है अगर कोई उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर दे या कुछ इस तरह का कर दे। लेकिन ये जो इंडोर्समेंट है इसमें कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कोई अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अगर कोई इंडोर्सर को भी पेनलाइज करना चाहता है तो वहाँ पे 10 लाख का फाइन हो जाएगा, 10 लाख ओनली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की कोई भी बात नहीं की गई, वो जो क्लॉज है वो डिलीट कर दिया गया था, पहले थोड़ा बहुत होता था। सो ओनली अ फाइन। ठीक है, तो और फाइन भी कितना है, 10 लाख रुपीज़। वो कहते हैं अगर किसी इंडोर्सर की डील ही 4 करोड़ की और उसको 10 लाख देना भी पड़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, यहाँ पे ये बात की जा रही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दी फ्री फॉल ऑफ द रुपी। कल भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होता ही जा रहा है। मतलब अगर $1 60 रुपीज़ का था पहले, तो अब $1 है जो वो 79 रुपीज़ का हो गया। इस चीज़ का रीज़न क्या है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग विद द रुपी, यहाँ पे ये बोला गया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है और ये हो क्यों रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि कोविड के बाद में, ध्यान से समझिएगा अब, कि आफ्टर कोविड, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, कोविड के बाद में क्या हुआ था कि हर एक बंदे को, मतलब हर एक कंट्री को यहाँ पे क्या करना था, ग्रोथ को इंक्रीज़ करना था। ठीक है, ग्रोथ को क्या करना था, इंक्रीज़ करना था। और जिस चीज़ की वजह से जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने पॉलिसी रेट को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है कि वो क्या होगी, बैंक्स की डिक्रीज़ होगी। मतलब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने का मतलब है कि जो लोन है वो क्या हो गया, लोन हो गया चीप। और चीप जब लोन हो गया तो मनी सप्लाई, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है, मनी सप्लाई इंक्रीज़। और जिस चीज़ की वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन होनी स्टार्ट होगी, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। इतना आई होप समझ में आएगा। ऑब्वियसली ग्रोथ भी थोड़ी बहुत इसमें होती है। लेकिन अब देखा क्या गया कि जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम था, इंटरेस्ट रेट बैंक का कम था, लोन क्या थे, चीप थे, तो यहाँ पे जो यूएसए के लोग हैं वो क्या करते थे, अपने बैंक से पैसा लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, और इंडिया में इन्वेस्ट करते थे इन दी फॉर्म ऑफ एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि कभी भी निकाल के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक कंटिन्यूस वे में जो एफपीआई है वो हमारी कंट्री में आ रही थी। लेकिन अब क्या किया, वहाँ के यूएस के फेडरल बैंक ने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, जो पॉलिसी रेट है मतलब वो इंक्रीज होगी, पॉलिसी रेट इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से यहाँ पे एक ग्रेटर लेवल की प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। और ये ग्रेटर लेवल की जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से, होता क्या है कि जितनी भी एफपीआई यहाँ पे आई थी, मतलब जितने भी डॉलर्स आए थे, वो लोग दोबारा से वापस लेके जाने लगे अपनी कंट्री में। वो कहते कि वहाँ पे पहली चीज़ तो जो लोन है वो महंगे हो गए, और वो वहाँ से मनी की सप्लाई है वो जो कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखी यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी। वो कहते हैं यार किसी और कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करें, अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। अब जिस चीज़ की वजह से जो डॉलर्स है वो यहाँ से जाने स्टार्ट हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे जो फिनोमेना है क्या बनता है, अब डॉलर्स हैं जो वो क्या हो रहे हैं, हमारी कंट्री से निकल रहे हैं, है ना, हमारी कंट्री से जो डॉलर है वो निकल रहे हैं। और डॉलर जब निकलेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे ना, वो रुपीज़ देके जाएंगे। अब इस रुपीज़ की सप्लाई इंक्रीज़ होगी और डॉलर की सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। डॉलर की सप्लाई डिक्रीज़ होगी और रुपीज़ की इंक्रीज़ होगी। जो चीज़ कम है वो अप्रिशिएट होती है और जो चीज़ ज़्यादा है वो डेप्रिशिएट होती है। ये तो लॉ है। ठीक है जी, इतना समझ में है। और जिसकी वजह से जो रुपी है वो फॉल होता जा रहा है। अब इसकी देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट डिटरमिन्स द रुपीज़ वैल्यू। ये किसके ऊपर डिटरमिन होता है, डिमांड फॉर द करेंसी एज वेल एज सप्लाई। तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड इसकी डिक्रीज़ है, इसकी सप्लाई कम है, इसकी डिमांड इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से ये अप्रिशिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। और दूसरी अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो ये एफपीआई एक सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, जिसकी वजह से जो हमारी करेंसी है वो नीचे गिरती जा रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, अ रोड सेफ्टी क्वार्टेट एंड दी रोड अहेड। ठीक है, और ये भी जो चीज़ है यहाँ पे हमने कल डिस्कस की थी कि किस तरह से अगर सीट बेल्ट लगाई जाएगी या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं की जाएगी या एक अच्छा हेलमेट पहना जाएगा तो कितनी जो डेथ है वो बचाई जा सकती है। ये दोबारा से डिटेल में बताया गया, हमने कल डिस्कस किया था, वो वाला ज़्यादा अच्छा था, डेटा बहुत अच्छे वे से दिया हुआ था। आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं एक बार ना, उसमें एक अच्छे वे से डेटा दिया हुआ था। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है, तो आपने कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। एक तो पहला क्वेश्चन वो आपने बताना है जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूएन फिगर्स कि जो लास्ट वीक अर्थक्वेक आया साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान में, उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे कुछ क्वीज़ बनाए हैं। वो कहते हैं सिस्मोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड सिस्मो। ये सिस्मोस का मतलब क्या है, पहली चीज़ तो आपने ये बताना है यहाँ पे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है भाई। और यहाँ पे बोला गया ओवर 75% ऑफ वर्ल्ड्स वॉल्केनोज आर सिचुएटेड अलोंग विद दिस पाथ। 90% ऑफ द अर्थ्स अर्थक्वेक टुक प्लेस देयर। विच एरिया इज दिस एंड वेयर इज इट लोकेटेड। वो कहते हैं कि वर्ल्ड के जो 75% वॉल्केनोज है वो यहाँ पे आते हैं, 90% जो अर्थक्वेक्स है यहाँ पे आते हैं। ये एरिया कौन से, एरिया का नाम बताओ, बहुत ईजी है, आपने बताना। फिर उसके बाद में वो कहते हैं जो रिचर्ड स्केल है वो मैग्नीट्यूड देखता है अर्थक्वेक का, ऐसा कौन सा स्केल है जो इंटेंसिटी देखता है अर्थक्वेक की। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन आपने इसके बताने हैं और फोर्थ हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी वाला। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू स्नेक आइलैंड। एक स्नेक आइलैंड है जो कि ब्लैक सी में है, और ब्लैक सी में ये इस पर कब्जा किया हुआ था, इसको रखा हुआ था किसने, रशिया ने। अब रशिया को वहाँ से भगा दिया है, लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमने खुद छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन वालों ने बोला कि हमने उसको छुड़वाया है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हम यूएन को, रशिया ने बोला कि हम यूएन को थोड़ी सी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से क्या करना चाहता है, यहाँ से वीट को एक्सपोर्ट करना चाहता है, वीट को भेजना चाहता है। तो ये कुछ चीज़ है, लेकिन ब्लैक सी के बारे में हमें लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। और आपको पता ये याद रखना है कि स्नेक आइलैंड है जो, वो कहाँ पे है, ब्लैक सी में। अब ब्लैक सी में कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर है जो वो लगता है, आपने याद रखना है टर्किश बर्गर। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो है टर्किश बर्गर। और टर्किश से टर्की है, और बी से हो गया बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, ई से जॉर्जिया, और आर से रोमानिया। ठीक है, ये सारे जो है वहाँ पे ये आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है जो आप मुझे हमने डिस्कस करनी है, कहते जो बैंक्स हैं, ये GS3 से रिलेटेड है। जो बैंक्स हैं दे आर हैविंग अ गुड कैपिटल। ठीक है, कि बफर एक उनके पास पड़ा है कि अगर कोई भी इकॉनमी को शॉक लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई शॉक इस तरह का लगेगा। और मे बी यहाँ पे बात की जा रही है, अब आपको याद रखनी है बफर कौन कौन से वे में रखा जाता है। पहली चीज़ तो CRR, अगर नहीं पता CRR तो इस पर एक वीडियो आने वाली है, या फिर आ चुकी होगी, आप एक बार चेक करना, कैश रिजर्व रेशो। फिर नंबर 2 SLR, ये भी एक बफर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। नंबर 3 अगर हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। नंबर 4 अगर हम बात करते हैं कि कुछ, हाँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जो बफर की तरह पे क्या करती हैं, यहाँ पे काम करती है। लेवराज रेशो होगी। तो ये कुछ रेशियोज है जो कि क्या करती हैं, यहाँ पे काम करती हैं एज अ बफर। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि भाई बफर उतना है कि अगर कोई शॉक आएगा तो उसको हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एक्सटर्नल डेट है जो वो बढ़ गया है हमारा। $47.1 बिलियन होता था, अब कितना हो गया, $620 बिलियन इन फाइनेंस ईयर 2022। ये RBI का डेटा बता रहा है। लेकिन जो एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो है, मतलब GDP भी उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज भी तो हुई है, वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, वो पहले 21.2 था, अब कितना है, 19%। अब यहाँ पे कोर सेक्टर्स के बारे में पता करना है हमने कि जो कोर सेक्टर की आउटपुट है वो राइज हो रही है, लेकिन कोर सेक्टर कौन कौन से इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 8 है, नंबर 1 कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल दीज आर दी कोर सेक्टर्स। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको याद रखना है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। अगली न्यूज़पेपर की अपडेट के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।